बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इनको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यानी एक अच्छी ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होती है उसके अंदर ये 7 ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जिनका होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप भी एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको इन 7 जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करना होगा। इन 7 उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप गुफ्तगू करेंगे या इन रिटन आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर पे जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है उसके अंदर कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। मेरे पास ये एक आर्टिकल है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और इसके अंदर इन्होंने जो 7 पॉइंट्स हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से एलेबोरेट कर दिया है। और आपको इससे मिलते जुलते कई आर्टिकल्स और भी मिल जाएंगे, तो आप इंटरनेट से उनको भी पढ़ सकते हैं मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। और ये जो आर्टिकल है इसकी जो PDF फाइल है वो भी आप मेरे नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप उसे ले सकते हैं। और मैं आपको इसी आर्टिकल की थोड़ी हेल्प लेके ये 7 जो पॉइंट्स हैं ये आपके सामने एलेबोरेट कर देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 10 नंबर में, ये जो BS के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो कोर्स है ये तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर शामिल होता है। तो ये इस कोर्स का एक बड़ा ही अहम टॉपिक है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। यहाँ से तैयार कर लें या आप कुछ और पढ़ लें इंटरनेट से, और आप इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो फिर आप इनको अपने अल्फाज में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा लिख सकेंगे। तो इनमें जो पहला पॉइंट है, ये पहले इसका कुछ इंट्रो सा दिया हुआ है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख लें। और उसके बाद इसका जो पहला पॉइंट है वो दिया हुआ है जी क्लैरिटी। यानी ये आप देखेंगे 7 असल में ऐसे वर्ड्स हैं जिनको 7 उसूलों का नाम दिया गया है। 7 जो वर्ड्स हैं ये C से शुरू होते हैं, इसीलिए इनको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है क्लैरिटी। यानी ये सबसे पहला एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा उसूल है जिसे आपको कम्युनिकेट करते हुए फॉलो करना चाहिए। और क्लैरिटी को थोड़ा मज़ीद वाज़ेह कर ले तो आप इसको सिंप्लिसिटी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। यानी आपकी गुफ्तगू में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिंपल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब वाजे हो, पता हो कि आप क्या कहना चाह रही हैं। यानी अगर आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या आपको अपने ख्यालात के ऊपर खुद ही कुछ अबहाम है, खुद ही कोई शुकूक शुबात है, तो फिर सुनने वाला आपकी बात पे क्या यकीन करेगा। पहले तो आपको खुद क्लियर होना है, पहले तो आपको खुद जो बात आप करने जा रही हैं, जो भी पॉइंट आप डिस्कस करने जा रही हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर आपके पास अधूरी मालूमात है, नाकस मालूमात है तो इसका मतलब है कि फिर आपकी गुफ्तगू में क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो अगर आपको खुद अपनी बात पे यकीन नहीं होगा तो फिर सुनने वाले को भी यकीन नहीं होगा, तो वो जो भी आप बातचीत कर रहे होंगे वो ऐसे वक्त का ज़िया होगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, पता हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। कई लोग आपने देखा होगा ऐसे बोंगियाँ मारते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू को 5, 10 मिनट, 15 मिनट सुनने के बाद भी जाके हमें नहीं समझ आती कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरह नहीं बात करनी, मतलब आपकी गुफ्तगू जो आप करना चाह रहे हैं बड़े वाज़े लफ्ज़ों में वो बात करें, सिंपल वो कैब इस्तेमाल करें। और अल्फाज ऐसे नहीं होने चाहिए कि सुनने वाले के सर के ऊपर से गुजर जाएं, उसकी जो ज़हनी सतह है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपने बात करना होती है, तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ये पहला उसूल है क्लैरिटी है जिसको आपने फॉलो करना है। ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये स्क्रीन के ऊपर भी मैं चला देता हूँ तो आप यहाँ से पढ़ लें, ये आर्टिकल मुझसे ले लेना और वहाँ से तैयार कर लेना। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कंसाइजनेस, यानी गेट टू द पॉइंट। आप इसको थोड़ा और सिंपल कर लें। कंसाइजनेस का मतलब ये है कि आप टू द पॉइंट बात करें, यानी जो मौजू है उस मौजू के ऊपर है, इधर उधर की बोंगियाँ नहीं मारनी, ये बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करनी। क्योंकि बाज़ लोग आपने देखा होगा एक बात करते करते एक बीच में एक और शुरू कर लेते हैं और उसमें चलते चलते वो एक तीसरा टॉपिक छेड़ लेते हैं। तो इस तरह की जो गुफ्तगू होती है वो कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, वो भी वक्त का ज़िया होती है। और जो सुनने वाले होते हैं वो भी इस तरह के लोगों की गुफ्तगू को वो ज़्यादा, वो किसी एहतराम की वजह से शायद इस तरह के लोगों की बात को सुन रहे हों, लेकिन तवज्जो उनकी
बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये बंदा अपनी बोलने वाली जो आदत है ये उसकी तशफ़ी कर रहा है, इसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मतलब ऐसे बस बैठ के चुप करके सुन रहे होंगे, लग रहा होगा कि सुन रहे हैं, लेकिन वो असल में ज़हनी तौर पे वो कहीं और पहुँचे होते हैं। जैसे वो बंदा गुफ्तगू करते हुए इधर उधर की हाँक रहा होता है, तो सुनने वाले भी ज़हनी तौर पे वो भी इधर उधर कहीं और ही फिर रहे होते हैं। तो ऐसी जो गुफ्तगू होती है वो भी बिल्कुल बेकार होती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कंसाइज्ड होनी चाहिए आपकी गुफ्तगू, गेट टू द पॉइंट पे रहें। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है कि कंक्रीटनेस, इसको थोड़ा मज़ीद सिंपल कर लें कि स्पेसिफिक इंस्टेड ऑफ जनरलाइजेशन। यानी ये आप समझ लें, जनरलाइज करना ऐसे होता है बाज़ औक़ात ना हम बात करते हुए अमूमी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, यानी एक बात जो हमें किसी एक शख्स के बारे में करनी चाहिए हम ऐसे खाम-खा में उसके अंदर कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी एक पॉइंट जो किसी ख़ास इलाके के बारे में है उसके बारे में करते करते हम कई और इलाकों को भी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इसको कहते हैं जनरलाइज करना। मिसाल के तौर पे देखिए हमारे इलाके में कोई बंदा आए, यहाँ फ़र्ज़ करिए चाइना से कोई आए, तो वो आके यहाँ पे चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसके बाद हम कहना शुरू कर दें कि सारे चाइनीज़ चोर होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जनरलाइजेशन है। यानी एक बंदा आया है यहाँ पे चाइना से और उस बंदे ने चोरी की है। चाइना की तो 1.5 अरब के करीब आबादी है, तो हम उस एक बंदे को लेके उसने जो हरकत की है उसको लेके हम कह रहे हैं कि सारे चाइनीज़ चोर होते हैं। तो ये ज़्यादती है, ये जनरलाइजेशन है। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, ये तो बिल्कुल एक इलॉजिकल सा लग रहा है कि आप एक बंदे को लेके सबके ऊपर ही अप्लाई कर दें, उस एक का जो जुर्म है वो सबके ऊपर ही डाल दें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाज़ का तो इस तरह बात करते हैं कि सारे जो पाकिस्तानी हैं बड़े मेहनती लोग होते हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी बड़े आपको कामचोर और हराम लोग भी मिलेंगे। आप ऐसे कह दें कि सारे जो जैपनीज़ हैं बड़े ज़हीन लोग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान के अंदर भी आपको बड़े निकम्मे लोग मिलेंगे। तो ये जनरलाइज करना इसी चीज़ को कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो जनरलाइजेशन होती है इसको कुछ लोग तो एक गुनाह समझते हैं। ये तो ऐसे ही जैसे आप किसी के ऊपर बहतान लगा रहे हैं। तो जनरलाइजेशन से अवॉइड करना है, आपने बात करनी है मतलब स्पेसिफिक जिसकी बात है उसकी करनी है, ठीक है ना, उसको ही फोकस करके बात करनी है, जनरलाइज नहीं करना। और बाज़ का ऐसे होता है कि हम गुफ्तगू करते हुए एक अमूमी राय यानी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स हमें देने का बड़ा शौक़ होता है। हम ऐसे कह देते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो बड़ा एक ज़हीन आदमी है। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है, अब इस मिसाल को देखें कि किसी बंदे के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन कैसी होती है। वो ये होती है कि अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अली एक ज़हीन स्टूडेंट है और वो क्लास में फ़र्स्ट आया। अब ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है अली के बारे में, लेकिन आप देखें इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक करके बोलता हूँ। इन्होंने लिखा है कि अलीज़ GPA इन BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2003 F सेशन वाज 3.95/4 और ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। हाँ देखिए बात इसमें भी वही कही गई है जो ऊपर वाले फ़िक्रे में है, लेकिन इस फ़िक्रे में आप देखिए ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया गया है कि भाई अली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो BSc का इम्तिहान हुआ है उसमें अली ने इतने नंबर लिए हैं, इसलिए अली एक उसको मैं कह रहा हूँ कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। हो सकता है FSC के इम्तिहान में उसके इतने नंबर ना हो सकता है कि मैट्रिक के इम्तिहान में वो 3-4 मरतबा इम्तिहान दे के फेल हो के पास हुआ हो। यानी अली ज़हीन बच्चा है, लेकिन वो ज़हीन में उसको क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट की वजह से कह रहा हूँ कि BSc का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है उसमें उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म। तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। तो किसी भी इंसान के बारे में आप बात करते हुए कोशिश करें कि उतनी बात ही करें जितनी बात उसके बारे में बनती है, या मतलब जिस शख्स के बारे में है उस शख्स को ही सामने रख के उसी को पॉइंट आउट करके उसी के हवाले से बात करें। बाकियों को ऐसे खाम-खा में उस गुफ्तगू के अंदर या उस जुर्म और गुनाह के अंदर घसीटने की कोशिश ना करें। ये एक तरह से बहतान लगाने के मुतरादिफ होता है, तो ऐसे नहीं करना। ये तीसरा पॉइंट है कि आपकी गुफ्तगू कंक्रीटनेस उसके अंदर होनी चाहिए, स्पेसिफिक हो, जनरलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस को आप थोड़ा ऐसे कह लें कि नो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। यानी आप देखिए बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करिए आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बात कर रहे हैं एक बॉस के तौर पे, तो आपने उनके ज़िम्मे जो भी टास्क लगाया है या जिस भी इशू के ऊपर आप उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें उसमें कोई पॉइंट मिसिंग ना रह जाए।
बाज़ात वो पॉइंट अगर मिसिंग होगा, कोई एक बड़ा अहम क्रूशल पॉइंट मिसिंग हो गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन का जो मकसद था वो फिर 100% अचीव नहीं होगा। कहीं पे कोई गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। वो सुनने वाले बाद में आप उनको कहते फिरेंगे कि यार मैंने तो तुम्हें ऐसे कहा था, तुमने ऐसे कर दिया, तो आगे से कहेगा सर आपने ये बात तो हमें कही नहीं थी। तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये पॉइंट तो मुझसे मिस हो गया था। तो इस तरह करके आप थोड़ा जब तैयारी करके जाएंगे तो ये नोट्स लिख के ले जाएं, ताकि बात करते हुए कोई चीज़ आपको लगे कि बड़ी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ख़ास तौर पे आप नोट करें और उसको अच्छी तरह से कन्वे करके अपनी जो गुफ्तगू है उसको मुकम्मल करें। तो इसको कहते हैं कंप्लीटनेस, यानी जो ज़रूरी मालूमात है। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं कोई तहरीर, तो लिखने के बाद आप ये उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको चेक कर लें, खुद ही चेक कर लें कि प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी चेक कर लें कि आपने सारी ज़रूरी मालूमात दे दी है। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, जो भी आपसे सवाल पूछे गए थे उस गुफ्तगू के दौरान या उससे पहले किसी भी और फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए, किसी भी और सोर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो क्या वो आपने जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर उस तहरीर में दे दिए हैं, ये चेक कर लें। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल, और कोशिश करें कि अगर ये वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा, यानी जो आपसे पूछा गया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है वो एक्स्ट्रा की अब क्या डेफिनेशन होगी, एक्स्ट्रा में तो फिर बहुत लंबी बात भी की जा सकती है। और चौथे नंबर पे ये है कि चेक फॉर 5 W's एंड 1 H, यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, यानी ये सारे आप चेक कर लें कि जो भी आपकी गुफ्तगू में जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं या सुनने वालों के जहनों में पैदा हो सकते हैं, क्या आपने वो तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गुफ्तगू कंप्लीट हो गई है। तो इसका ख्याल रखें, ये चौथा पॉइंट है। और पाँचवें जी वो है करेक्टनेस, यानी इसमें आप देखें फैक्ट्स जो आप दे रहे हैं वो आपके सही हैं, आपकी जो मालूमात है आया वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आई है, आप ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे, यानी ऐसे एक मफरूज़े के ऊपर तो नहीं बात कर रहे जो बाद में गलत साबित हो जाए। तो साफ तरह बात करें तो ऑथेंटिक बात करें, मतलब उसका कोई रेफरेंस भी हमारे पास होना चाहिए, सोर्सेज हमारे क्रेडिबल होने चाहिए। प्रूफ रीडिंग कर लें, अगर आप लिख के कम्युनिकेट करें तो उसको प्रूफ रीड करें, और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो फैक्ट्स हैं उनको एक दफ़ा चेक कर लें, इंटरनेट से हेल्प ले लें, कोई भी और सोर्सेज हैं उनसे हेल्प ले लें और चेक कर लें कि उन मतलब आप कोई स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, कोई फिगर्स दे रहे हैं अपनी तहरीर के अंदर, वो एक दफ़ा चेक कर लें कि वाकई वो दुरुस्त ही हैं, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई हो सकता है आपको किसी ने मतलब वो गलत डेटा आपके साथ शेयर किया हो और आपने उसी को आगे अपनी तहरीर में शामिल कर दिया, तो ये करेक्टनेस का होना भी बड़ा ज़रूरी है। ये पाँचवा आप देखिए इसमें ये उसूल है। और उसके बाद इन्होंने ये देखा है कि तहरीर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये 3 चीज़ें चेक करें कि डू द टेक्निकल टर्म्स यू यूज़ फिट योर ऑडियंस लेवल ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, यानी आपने अपनी तहरीर में जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है वो करेक्ट है, या उसको इस तरह से भी चेक कर लें कि जिन लोगों के लिए आपने तहरीर लिखी है वो आपकी उस टर्मिनोलॉजी को समझ भी सकते हैं, नहीं समझ सकते, ये चेक कर लें। दूसरा चेक कर लें कि हैव यू चेक योर राइटिंग फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, तो नहीं है, अगर ग्रामर के एरर्स होंगे, स्पेलिंग्स की गलतियाँ होंगी आपकी गुफ्तगू में और तहरीर के अंदर ख़ास तौर पे, तो फिर आप देखें ये तो बड़ा एक बुरा इसका तासुर जाएगा। और उसके बाद आर ऑल नेम्स एंड टाइटल स्पेल्ड करेक्टली, नाम वगैरह जो आपने लोगों के लिखे हैं उनको सही तरह से स्पेल किया, जो टाइटल वगैरह आपने दिए हैं अपनी तहरीर के अंदर उनके स्पेलिंग्स वगैरह ठीक हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आप चेक करें कि आपकी जो तहरीर है वो ऑथेंटिक हो और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने कन्वे की है, जो कम्युनिकेशन आपने की है, वो जिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे है वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी बड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो ये पाँचवा इसका जो पॉइंट है ये वाला है। और छठे नंबर पे इन्होंने दिया है जी कोहेरेंस, यानी लॉजिकल हो, रेलिवेंट हो। लॉजिकल और रेलिवेंट का मतलब ये है कि बाज़ का आपने देखा हो जब मैथ का एक टीचर जैसे एक सवाल समझाता है अपने स्टूडेंट्स को, उस सवाल के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो पहला स्टेप करता है, जब उसकी बच्चों को समझ आ जाती है फिर वो दूसरा स्टेप करता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके वो जितने भी स्टेप्स होते हैं आखिरी स्टेप पे जाके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है और आंसर सामने आ जाता है। तो अब देखें बिल्कुल इसी तरह से आपने गुफ्तगू करना होती है। अगर वो टीचर क्या करे कि जो स्टेप उसने पहले समझाना है उसको वो पेंडिंग रख ले, आखिर में जाके डिस्कस करे, और जो स्टेप उसने 7वें नंबर पे डिस्कस करना था उसको वो पहले नंबर पे कर दे, तो फिर क्या होगा, वो बच्चों को बात की समझ नहीं आएगी, बच्चे उसको फॉलो ही नहीं करेंगे और वो मतलब बिल्कुल एक यूज़लेस एक्टिविटी होगी।
तो पहले जो बात समझाना ज़रूरी है उसको समझा लें, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट अगले स्टेप की जो बात है वो आप समझा लें, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके एक लॉजिकल एक सीक्वेंस होना चाहिए। इसी को कोहेरेंस कहते हैं। आपकी गुफ्तगू में एक तरतीब होनी चाहिए, यानी जो बात पहले होनी चाहिए वो पहले ही करनी चाहिए, और जो आखिर में होनी चाहिए वो हो सकता है जो बात आप आखिर में कर रहे हैं अगर आप उसको पहले कर रहे हो, पहले वाली को आखिर में ले जाएं तो वो फिर आपकी बात की समझ ही ना आए। तो ये एक तरतीब पहले ज़हन में बना लें कि मैंने जिस तरह के ऑडियंस के साथ बात करनी है इस तरतीब के साथ करूँगा तो उनको बात की ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो ये कोहेरेंस का भी ख्याल रखना होता है। और सातवां इसमें पॉइंट है जी कर्टसी, शाइस्तगी। कहते हैं कि एवरी वन गेन्स वेयर कर्टसी रेन्स, यानी जहाँ पे शाइस्तगी होती है वहाँ पे हर कोई जीतता है, विन विन सिचुएशन होती है। आप देखिए इंसानों के ख्यालात एक दूसरे से कभी भी 100% मैच नहीं करेंगे। दुनिया में इख्तलाफ राय हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है इसको कवर करने के लिए, ये जो गैप आता है ओपिनियंस में, ख्यालात में, इस गैप को फिल करने के लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार जो इंसानों ने मतलब जिसके ऊपर सबका इत्तफाक है वो यही है कि आपको शाइस्तगी का मुज़ाहरा करना है, तहज़ीब का मुज़ाहरा करना है, अगले इंसान की जो राय है उसका एहतराम करना है, और अपनी जो राय है उसको दूसरे के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करनी। हो सकता है आप जहाँ पे बैठ के एक चीज़ को देख रही हैं, दूसरा आदमी जहाँ पे बैठ रहा है वहाँ से वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही हो, यानी उसका नुक्ता नज़र भी ठीक हो, आपका भी ठीक हो, ऐसे भी मुमकिन है। यानी इस तरह हम सामने लिखें 9 तो मैं मेरी तरफ से वो 9 होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से देखेंगे तो वो 6 होगा। एक मिसाल दी जाती है। तो एक बंदा कह रहा है कि पानी का गिलास जो है वो आधा खाली है, एक बंदा कह रहा है कि आधा भरा हुआ है। अब दोनों ही सही बात कर रहे हैं। तो अब वो जो आधा भरा हुआ है वो आधा जो खाली कह रहा है वो उसके साथ लड़ पड़े या उसको कत्ल करने की कोशिश करे, तो ये तो मेरा ख्याल है मुनासिब यकीनन नहीं है। तो दूसरे की राय का एहतराम करना ये बड़ा ज़रूरी है। बेशुमार मामलात में ऐसे होता है कि दोनों ही ठीक होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन है उसका जो गैप है उसको फिल करने के लिए कर्टसी का मुज़ाहरा करना है। इसको कहते हैं स्टेपिंग इनटू द रिसीवर शूज़। जो सुनने वाला है आपकी बात वो रिसीवर है, आपको उसके जूतों के अंदर भी पाँव डाल के देखना चाहिए। एक मिसाल दी जाती है कि दुनिया के अंदर आपने अगर समझना है कि दुनिया के जो रंग हैं वो कितने हैं, तो आप किसी भी दूसरे इंसान का जूता पहन के 10-15 कदम चल के देख लें, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। यानी इतना ज़्यादा इंसानों के जैसे जूतों में फ़र्क होता है ऐसे इंसानों के ख्यालात में भी फ़र्क होता है। तो दूसरे के जूते में जब हम पाँव डाल के देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि वो भी ठीक है और हम भी शायद अपनी जगह पे ठीक ही होंगे। तो दूसरों के साथ एहतराम से पेश आना है, उनके साथ बात करते हुए पोलाइटनेस का मुज़ाहरा करना है, और जितना ज़्यादा आप पोलाइट होकर बात करेंगे उतना ज़्यादा अगला बंदा आपकी बात तवज्जो से सुनेगा, इन्वॉल्व होगा, आपके साथ उसकी एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप होगी, एक उनस होगा, और जितना ज़्यादा वो आपके साथ एक ताल्लुक़ और एफिलिएशन फील करेगा उतना ही ज़्यादा आपकी बात का उसके ऊपर असर भी होगा। आप प्यार और मोहब्बत के साथ हो सकता है कि उसको अपनी बात का कायल भी कर लें, वो आपकी उस मोहब्बत से ही मुतासर होके अपने ख्यालात को बदलने के लिए तैयार हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मकसद देते हैं, उनकी सारी जो ज़िंदगी है, आप देखिए उन्होंने कितने मुख्तलिफ़ तरह के डिफरेंट ओपिनियंस जो थे लोगों के उनका सामना किया, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी किस्म के। यानी लोगों के जो अकायद थे उस दौर के वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, जो वो लेके आए वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन लोगों को कायल किया और उन लोगों को अपना हम ख्याल बनाया, और उनको हम ख्याल बनाने के लिए उन्होंने कोई ताकत का, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सबसे बेहतरीन जो उनके पास जो तरीक़ाकार था वो यही था कि लोग उनके पास आते थे, कुछ देर उनके पास बैठते थे, उनकी गुफ्तगू सुनते, उनके इखलाक से वो इतना मुतासर होते थे कि वो उनकी बात के भी कायल हो जाते थे। तो ये जो इखलाक होता है, खुश इखलाकी, शाइस्तगी, मोहब्बत, प्यार जो होती है, ये सियाने लोग कहते हैं कि मीठे बोल में जादू है। तो उस जादू को भी आपको अपनी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाना होगा। तो ये 7वां पॉइंट है जी, कर्टसी, शाइस्तगी और मोहब्बत के साथ बात करें, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, दूसरों के जज्बात को ताने मेने मारने वाला जो स्टाइल होता है
ये आप अक्सर देखते हैं हमारे लोग इस तरह करते हैं। तो इस तरह करके आप किसी को जो मर्ज़ी कह लें, जब आपने उसके दिल में अपने लिए नफ़रत ही पैदा कर ली है, गुस्सा ही पैदा कर लिया है, तो आप जो मर्ज़ी कही जाएँ, जितने मर्ज़ी आप ऑथेंटिक सोर्सेज लेके आ जाएं, जितना मर्ज़ी आप कोहेरेंट होके बात करें, ये 6 के 6 उसूलों को आप जितना मर्ज़ी फॉलो करें, आपकी बात वो बंदा नहीं सुनेगा। यानी ये एक ऐसा उसूल है कि इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो बाकी जो 6 हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो ये कर्टसी जो है ये बहरहाल एक इतनी अहम चीज़ होती है, तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। और उसके बाद इन्होंने ये कंक्लूडिंग कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट एवरी डे, द बेटर वी कम्युनिकेट द मोर क्रेडिबिलिटी वी विल हैव with our clients, our boss, our colleagues, our family members and the other people around us। यानी जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतना ही हमारा अच्छा बाकी लोगों के साथ ताल्लुक़ होगा। और द अवेयरनेस ऑफ दिस 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स अस गुड कम्युनिकेटर्स। तो इन 7 उसूलों को अगर हम समझ लें, इनके साथ अवेयर हो जाएं और इनको फिर फॉलो भी करने की कोशिश करें तो हम एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक। ये आप मुझसे ले लेना इसकी PDF फाइल और इसको फिर आप तैयार कर लें। ये आपके पेपर का एक बड़ा ही अहम टॉपिक है। तो ये आज के लिए काफ़ी है जी। अब अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।